वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके बाय एआई। आज का ये जो लेक्चर है ये किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक मास्टर क्लास की तरह होने वाला है। बिल्कुल, तो पूरे उत्साह के साथ आज हम राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां और क्षेत्रीय बोलियां इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ राजस्थानी लिटरेचर एंड रीजनल डायलेक्ट्स को कवर करेंगे। हाँ, और ये विषय इतना गहरा है कि कवि की कुछ पंक्तियां ही पूरी रियासत की दिशा बदल देती थी। सही कहा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात स्पष्ट कर दूं, ऐतिहासिक साहित्य में अक्सर मुगल और राजपूत संघर्ष जैसी विचारधाराओं की बातें आती हैं। हाँ, वो तो है। तो हम आज पूरी तरह से निष्पक्ष या इम्पार्शियल रहेंगे, किसी भी विचारधारा की तरफ झुकाव नहीं रखेंगे और सिर्फ साहित्य और तथ्यों पर फोकस करेंगे। ये क्लैरिटी बहुत जरूरी थी। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के पूरे लेक्चर का खाका मतलब ब्लूप्रिंट क्या होगा। हाँ, ये हमारी कंटेंट स्लाइड की तरह काम करेगा ताकि हमसे क्रमानुसार या सीक्वेंशियली कवर कर सके। बिल्कुल। तो सबसे पहले नंबर 1 पर हम राजस्थानी साहित्य का उदय और प्रारंभिक काल देखेंगे, मतलब इसके ओरिजिन्स। फिर नंबर 2 पर चारण साहित्य। हाँ, उसके बाद नंबर 3 पर जैन शैली का साहित्य और फिर चौथे पर संत साहित्य और 5वें पर ब्राह्मणी साहित्य, 6ठे पर लोक साहित्य। एकदम सही। और अंत में 7वें पॉइंट में हम राजस्थानी साहित्य की शब्दावली और इसके स्वर्ण युग पर बात करेंगे। छात्रों को मेरा यही सुझाव है कि वो कॉपी पेन लेकर अच्छे से नोट्स बनाते रहें, क्योंकि इस लेक्चर का हर एक पॉइंट, नाम और तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थानी साहित्य के परिचय और ओरिजिन्स की। ये सिर्फ कोई एक बोली का नाम नहीं है। हाँ, असल में यह है मेवाड़ी, मारवाड़ी, मालवी, बागड़ी और ढूंढाड़ी बोलियों का सामूहिक नाम है। बिल्कुल। और इस साहित्य पर गुजराती और ब्रज भाषा का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। अगर हम इसके ऐतिहासिक कालक्रम को देखें तो इसका विकास 7वीं शताब्दी से माना जाता है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है उद्योतन सूरी का ग्रंथ कुवलय माला, जो 778 ईस्वी में जालौर में लिखा गया था। यहाँ मेरा एक सवाल है। प्राचीन काल में तो सिर्फ संस्कृत का ही बोलबाला था और ब्राह्मण विद्वानों का उस पर एकाधिकार था। बिल्कुल। तो ऐसे में एक क्षेत्रीय या जनभाषा का साहित्य कैसे पनपा? बहुत अच्छा सवाल है। असल में इन जनभाषाओं का साहित्य पहले मौखिक मतलब ओरल था। लोग इसे गाकर सुनाते थे। अच्छा, तो ये लिखित में बाद में आया? हाँ, फिर धीरे धीरे इस पर अपभ्रंश भाषा का प्रभाव बढ़ा। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब मुस्लिम आक्रमण शुरू हुए। मतलब उस समय का राजनीतिक माहौल साहित्य को बदल रहा था। एकदम सही। उन आक्रमणों के कारण इन रचनाओं में वीर रस की प्रधानता हो गई, क्योंकि लोगों को प्रेरणा की जरूरत थी। समझ गया। अगर इसके प्रारंभिक काल की बात करें तो जैन विद्वानों का रास साहित्य बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, और रास साहित्य कोई आम कविता नहीं थी। इसमें नृत्य, गान और अभिनय का समावेश होता था। जैसे लगभग 905 ईस्वी में भीनमाल का रिपुधारण रास और 1150 ईस्वी में वज्रसेन सूरी द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली घोर। इसमें क्या खास था? इसमें वीर और शांत रस दोनों का बहुत ही अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। फिर 1184 ईस्वी में शालीभद्र सूरी रचित भरतेश्वर बाहुबली रास भी आया। हाँ, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है नरपति नाल की बीसल देव रासो। वैसे तो ये उत्तर मध्यकाल की मानी जाती है, पर इसका मूल रूप काफी प्राचीन है ना? बिल्कुल, क्योंकि इसमें अपभ्रंश क्रियाओं का बहुत प्रयोग हुआ है। 13वीं सदी में आते आते तो बहुत सी रचनाएं दिखने लगती हैं, जैसे जिन वल्लभ सूरी का वृद्ध नवकार और विनय चंद्र सूरी की नेमिनाथ चतुष्पादिका। जम्बू स्वामी की रचनाओं की तो पूरी एक लिस्ट है, जैसे स्थूलीभद्र रास, रेवंतगिरी रास, आबू रास और चंदनबाला रास। सही बात है। फिर 14वीं सदी के बाद भाषा में एक नया मोड़ आता है, जब अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग शुरू हो गया। और इस दौरान सोमसुंदर का नीमिनाथ नवरस फाग और हीरानंद सूरी का मुनिपति राजर्षि चरित्र बहुत प्रसिद्ध हुए। बीठू सूजा का छंद जैतसीरो और पद्मनाभ का कान्हड़ दे प्रबंध भी इसी समय के हैं। एक और बहुत खूबसूरत रचना है पृथ्वीराज राठौड़ की वैली कृष्ण रुक्मिणीरी, जिस पर ब्रज भाषा का बहुत प्यारा प्रभाव है। माणिक चंद्र सूरी का पृथ्वीचंद्र चरित्र और शिवदास गार्डन की अचलदास खीचरी वचनिका भी भूलनी नहीं चाहिए, जो हमारी तीसरी स्लाइड में 1756 ईस्वी की बताई गई है। एकदम सही। और पद्य के साथ साथ ख्यात और बातें
जैसी गद्य काव्य या प्रोस की शैलियां भी बहुत अनूठी हैं। तो ये था प्रारंभिक काल। अब हम अपने दूसरे विषय चारण साहित्य की ओर बढ़ते हैं। चारण साहित्य की जीवंतता या एनर्जी सच में कमाल की है। ये साहित्य मुख्य रूप से किसने लिखा और इसका मुख्य विषय क्या था? इससे मुख्य रूप से चारण, भाट, ढारी, ढोली, राव, सेवक, मोतीसर जातियों ने लिखा और साथ ही कुछ राजपूतों व ब्राह्मणों ने भी इसमें योगदान दिया। अच्छा, और इसका रस क्या था? हाँ। और ये किस फॉर्म में लिखा जाता था? इसके कई रूप हैं, जैसे प्रबंध काव्य, गीत, दोहे, सोरठे, कुंडलियां और छप्पय। शुरुआती रचनाओं में बादर ढाड़ी की वीरमायण का नाम आता है, जो एक प्रारंभिक रचना है। हाँ, और 15वीं सदी में शिवदास गार्डन की अचलदास खींची की वचनिका का जिक्र यहाँ भी आता है। इसमें क्या कहानी है? इसमें मांडू के सुल्तान होशंग शाह और गागरोन के राजा अचलदास के युद्ध और जौहर का बहुत सजीव वर्णन है। और पद्मनाभ का कान्हड़देव प्रबंध, जिसमें जालोर के कानड़देव और अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध का रोमांचक चित्रण है। वीर गाथाओं में तो चंदबरदाई का पृथ्वीराज रासो और दलपत विजय का खुमार रासो बहुत ही बड़े नाम हैं। 16वीं शताब्दी के दुर्सा आढ़ा भी बहुत दिलचस्प हैं। वो चंद्रसेन और महाराणा प्रताप के समकालीन थे, फिर भी अकबर उनका सम्मान करता था। शासक होने के साथ साथ कला का कद्रदान भी था। 17वीं सदी में आते हैं तो मोहणोत नैन्सी का नाम आता है, जिनका काल 1610 से 1670 ईस्वी रहा। बिल्कुल, उनकी नैन्सी री ख्यात बहुत प्रसिद्ध है। और उनकी मारवाड़ रा परगनारी विगत भी। ये तो 17वीं शताब्दी की भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का एक प्रकार का गजेटियर या कह लें कि जनगणना रिकॉर्ड है। आशिया बांकीदास, जो 1838 से 1890 ईस्वी तक रहे, उनकी बांकीदास की ख्यात भी बहुत महत्वपूर्ण है। और बूंदी के राजकवि सूर्यमल मीशण का योगदान तो अद्भुत है। उनका जीवन काल 1815 से 1868 तक था। हाँ, उनका वंश भास्कर और वीर सतसई बहुत प्रेरणादायक रहे। अब उन्होंने तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में राजपूत शासकों को ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ बहुत प्रेरित किया था। इसी तरह की प्रेरणा का एक और बहुत बड़ा उदाहरण है केसरी सिंह बारेहट का चेतावनी रा चूंटिया। ये तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आज के डिजिटल युग में कोई वायरल ट्वीट या वीडियो नेताओं को एक्शन लेने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल सटीक तुलना है। इन 13 सोरठों ने ही महाराणा फतेह सिंह के स्वाभिमान को जगाया और उन्हें 1903 के दिल्ली दरबार में जाने से रोक दिया था। क्या बात है। चारण साहित्य में इन प्रबंध काव्यों के अलावा ढोला मारू रा दूहा और गंगा जीरा दूहा जैसे गीत भी हैं, और गद्य के प्रकार में ख्यात, बात, पीढ़ी वंशावली शामिल हैं। चलिए, अब हम अपने तीसरे विषय जैन शैली के साहित्य की बात करते हैं। यहाँ मेरा एक और सवाल है। जैन धर्म तो मुख्य रूप से शांति और अहिंसा की बात करता है, तो क्या इनके साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश ही मिलते हैं? ये बहुत लोगों को लगता है, लेकिन ये धारणा बिल्कुल गलत है। अच्छा, तो और क्या था इसमें? यद्यपि इनका मुख्य रस शांत रस है, लेकिन इसमें लौकिक कथाएं, प्रेम कहानियां और यहाँ तक कि संगीत, ज्योतिष, वैदिक जैसे विषय भी खूब शामिल हैं। मतलब ये काफी व्यवहारिक और डाइवर्स था। इसके कुछ प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? हरिभद्र सूरी का धूर्ताख्यान और समराइचिकहा बहुत प्रसिद्ध है। समराइचिकहा को गोमिनाहा चर्यु भी कहा जाता है। और उद्योतन सूरी की कुवलयमाला और सिद्धर्षि की उपमिति भव प्रपंचा। धनपाल का सच्चर्यु भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अमर व्याकरण और भाषा विज्ञान के लिए भी तो इन्होंने काफी काम किया, जैसे हेमचंद्र सूरी की देशीनामाला और शब्दानुशासन। बिल्कुल, और रास साहित्य में कवि धर्म का स्थूलीभद्र रास, आसीगू का चंदनबाला रास, विजय सेन सूरी का रेवंत गिरी रास और सुमति गणी का नेमिनाथ रास प्रमुख हैं। 13वीं सदी में तो नरपति नालहरचित बीसल देव रासों का नाम बहुत ऊपर आता है। हाँ, ये एक प्रेम कहानी है जिसमें बीसल देव चौहान और भोज परमार की पुत्री की कथा है। 15वीं-16वीं सदी में फाग और रास की बहुत रचना हुई, जैसे कुशललाभ की ढोला मारवणरी चौपाई और हेमरल सूरी, जिन्हें हम हेमरत्न सूरी भी कहते हैं, उनकी गोरा बादल री चौपाई, जिसमें रानी पद्मिनी के शील की बहुत काव्यात्मक प्रशंसा है। एक बात और दिलचस्प है कि जैनेतर मतलब जो नॉन जैन राइटर्स थे, उन्होंने भी इस शैली में महत्वपूर्ण रचनाएं की। एकदम सही, जैसे शांगधर का हमीर रासो, असाइद की हंसावली, कवि कल्लोल का ढोला मारूरा दुहा और कवि भीम का सदवच्छ चरित। अब हम संत साहित्य की ओर बढ़ते हैं।
इसकी प्रासंगिकता इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि संतों ने लोक भाषा यानी आम लोगों की भाषा में ज्ञान दिया। हाँ, और इसका मुख्य उद्देश्य था समाज से भेदभाव को मिटाना, ताकि ज्ञान किसी एक वर्ग तक सीमित न रहे। बिल्कुल। और इसमें सबसे पहले गुरु गोरखनाथ और कई राजस्थान के लोक देवताओं का प्रभाव दिखता है, जैसे पाबू जी, मलिनाथ जी, रामदेव जी, हड़बू जी, गोगा जी और तेजा जी। जाम्भोजी और जसनाथ जी का योगदान भी बहुत विशाल है। उन्होंने वेदांत का निरूपण किया और समाज में हिंदू मुस्लिम एकता पर बहुत बल दिया। संत दादू दयाल ने तो 3000 वाणियां लिखी। हाँ, जिनमें निर्गुण ब्रह्म की चर्चा है, और उन्होंने समाज के भेदभाव और दिखावती आडंबर का कड़ा खंडन किया। दादू के शिष्यों ने भी ये परंपरा बढ़ाई। रजब ने वाणी और सर्वांगी लिखी और बखाना जी ने भी खूब रचनाएं की। भक्त मीरा की सगुण भक्ति और कृष्ण प्रेम तो आज भी गाया जाता है, जो उनकी पदावली और नरसिंजीरो माहेरो में प्रेम रस के रूप में झलकता है। संत साहित्य में महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज राठौड़, जिन्हें पीथल भी कहा जाता है, उनका प्रसंग बहुत ही रोचक है। पीथल मुगल मनसबदार थे, मतलब मुगल दरबार में काम करते थे, फिर भी वो स्वतंत्रता के बहुत बड़े उपासक थे। और उन्होंने ही वेली कृष्ण रुक्मणी री लिखी थी। क्या गजब का बैलेंस था उनका। और सायाजी झूला की नागदामण और रुक्मणी हरण भी इसी काल के बहुत पॉपुलर रचनाएं हैं। रामस्नेही संतों का भी बड़ा असर रहा, जैसे रामचरण जी, हरिराम जी और दरियाव जी। एक और बहुत दिलचस्प नाम है मेवाड़ राज परिवार के चतुर सिंह जी का। ओहो, हाँ, उन्होंने राज परिवार से होने के बावजूद वैराग्य धारण कर लिया था। बिल्कुल, और उन्होंने गीता, सांख्यकारिका और योग सूत्र जैसे कठिन ग्रंथों का लोक भाषा में अनुवाद किया। उनकी अलग 25 अनुभव प्रकाश और चतुर चिंतामणि उसी का परिणाम है। और संत चरणदास व उनकी शिष्याएं दयाबाई व सहजोबाई का योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण रहा। चलिए, अब हम इस लेक्चर के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हुए ब्राह्मणी शैली और आम जनमानस के लोक साहित्य पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले ब्राह्मणी साहित्य को समझते हैं। ये कोई ब्राह्मणों द्वारा लिखित साहित्य नहीं है, बल्कि ये एक शैली या स्टाइल का नाम है। अच्छा, तो इस शैली में किस तरह की रचनाएं आती हैं? इसमें मुख्य रूप से कथाएं और नीति की बातें हैं, जैसे बैताल 25, सिंहासन 32, सुआ बाहोत्तरी और हितोपदेश। समझ गया। और रामायण महाभारत व पुराणों के जो अनुवाद हुए वो भी इसी में आते हैं। हाँ, अब लोक साहित्य यानी फोक लिटरेचर की बात करें तो 15वीं सदी से इसकी लिखित लोक कथाएं मिलने लगती हैं। और इसकी सबसे मजेदार बात यह है कि इनमें पशु पक्षियों को मनुष्य की तरह बोलते और सोचते दिखाया गया है। लोक गाथाओं में ऐतिहासिक और वीर गाथाएं बहुत पॉपुलर थीं, जैसे पाबू जी, गोगा जी और रामदेव जी की कहानियां, जिन्होंने धर्म और गाय की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। प्रेमाख्यान यानी लव स्टोरीज भी समाज का बड़ा हिस्सा थी। ढोला मारवन, जेठुआ ओजली, सैणी बिजानंद और जलाल बूबना। और लोक नाट्य के रूप में ख्याल, स्वांग, रम्मत, गवरी और हेला बहुत प्रसिद्ध रहे, जो खुले मंच पर परफॉर्म किए जाते थे। राजस्थानी साहित्य में पहेलियां भी बहुत रोचक हिस्सा रही हैं। आड़ी पाली, हियाली जैसी पहेलियां गद्य और पद्य दोनों में मिलती हैं। हाँ, और पहेलियां पूछने का मतलब था कि आप सामने वाले को बुद्धिमान मान रहे हैं और उसे अपना दिमाग लगाकर इसका उत्तर खोजना होता है। कहावतें भी लोक जीवन का एकदम सटीक प्रतिबिंब होती हैं। जैसे एक बहुत मशहूर कहावत है, करम हीड़ खेती करे, काल पड़े या बैल मरे। इसका अर्थ है कि ये आम जीवन के व्यंग्य और सच्चाई को दर्शाती हैं। खेती उस समय कितनी अनिश्चित और रिस्की होती थी, ये उस पर एक गहरी टिप्पणी है। तो अगर हम इस पूरे विषय को समेटते हुए निष्कर्ष निकालें तो 10वीं शताब्दी से वर्तमान तक साहित्य का लगातार विकास हुआ है। हाँ, लेकिन मध्यकाल या मिडीवल पीरियड को राजस्थानी साहित्य का स्वर्ण युग मतलब गोल्डन एज कहा जाता है। बिल्कुल, क्योंकि इस दौरान संत, चारण, जैन, ब्राह्मण आदि सभी ने अपना बेहतरीन योगदान देकर इस साहित्य को समृद्ध किया। एकदम सही। एक आखिरी चीज, राजस्थानी साहित्य की शब्दावली के अंतर्गत एक विशिष्ट बिंदु कक्का आता है। ये कक्का का क्या अर्थ है? ये बहुत ही रोचक कॉन्सेप्ट है। कक्का उन रचनाओं को कहते हैं जिनमें देवनागरी वर्णमाला के 52 वर्णों
मतलब 52 लेटर्स में से प्रत्येक वर्ण से रचना का प्रारंभ किया जाता है। वाह, मतलब हर नई लाइन या छंद एक नए अक्षर से शुरू होता है। क्या भाषाई कमांड रही होगी उनकी। बिल्कुल। अंत में मैं नोट्स बनाने वाले छात्रों के लिए एक चिंतन का विषय, एक प्रोवोकेटिव थॉट छोड़ना चाहता हूँ। सोचिए, आज के डिजिटल युग में जहां हमारी भाषा सिकुड़ रही है, मध्यकाल के उन लोगों के पास कितनी समृद्ध शब्दावली और साहित्य था। सही बात है। हमें अपने इस क्षेत्रीय साहित्य को कैसे सहेज कर रखना चाहिए और इससे विलुप्त होने से कैसे बचाना है, इस पर विचार करें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।